अब हम लोग बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन के आंसर राइटिंग के बारे में। यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, और ये जो तुम्हारे थीम बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना हर साल, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन वगैरह वगैरह, इन्हें कैसे लिखना है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर तुम्हें डराते हैं कि पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, थीम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डरने की कोई बात नहीं है। तुमने स्टोरी पढ़ा है, तुम्हें पता है स्टोरी में क्या हुआ है, तुम्हें स्टोरी का समरी पता है, तुम्हें स्टोरी का थीम पता है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं तुम्हें सब चीज कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, उसके आंसर्स को तुम कैसे लिखोगे कि टीचर तुम्हें फुल मार्क्स देगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। देखो कोई भी क्वेश्चन हो उसे तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तुम क्या लिखोगे, द स्टोरी स्लैश पोएम इज अबाउट। ठीक है, अब तुम पहले क्वेश्चन देखना और ये समझना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये किस स्टोरी का है या फिर ये किस पोएम का है। सपोज मान लो कोई स्टोरी का है तो लिखना द स्टोरी, इसके बाद उस स्टोरी का नाम। सपोज मान लो वो पोएम का है तो लिखना द पोएम, उसके बाद उस पोएम का नाम। उसके बाद इज अबाउट या फिर स्पीक्स अबाउट में से तुम कोई एक चीज लिख सकते हो, तुम्हारा जो मर्जी। और फिर वो स्टोरी जिस भी बारे में बात करता है वो यहाँ पर लिख देना। 8 से 10 वर्ड्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ लेना, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना कि वो स्टोरी किस बारे में बात करता है। थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए, बहुत अलग अलग चीजें मत लिख देना। अब देखो डरने की कोई बात नहीं है, आगे एक एग्जांपल भी कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 2 मार्क के क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। पहले अगर तुम ये समझ लोगे ना कि लिखना क्या है, उसके बाद तुम्हें सब इजी लगने लगेगा। इसके बाद देखो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, 10 वर्ड्स तो यहीं पे खत्म हो गए। इसके बाद आता है तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट। मिडिल वाले पार्ट में तुम्हें क्या लिखना है, मिडिल वाले पार्ट में ना तुम्हें डायरेक्ट आंसर करना है तुम्हारे क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा उसको डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे ज्यादा बकैती नहीं किया जाता है, ज्यादा फालतू का स्ट्रेच नहीं किया जाता है। बॉडी वाले पार्ट में डायरेक्टली तुम्हें आंसर को लिखना है, बात खत्म। आगे देखते हैं। बॉडी को जैसे ही तुमने लिख लिया, यानी कि क्वेश्चन का जैसे ही तुमने आंसर कर लिया, ऑब्वियसली 2 से 3 लाइन चला जाएगा। उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूड कैसे करोगे किसी भी चीज को, बहुत सिंपल है। उस चैप्टर का तुम्हें मोरल, बेसिक वैल्यू पता होना चाहिए और उस तरह से तुम कंक्लूजन कर सकते हो। अगर तुम्हें चैप्टर का मोरल या फिर बेसिक थीम वगैरह नहीं पता है तो अब तुम कंक्लूजन कैसे लिखोगे, मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। ऊपर जो भी चीजें तुमने लिखा हुआ होगा ना, उसको समराइज करके 1-2 लाइन में लिख देना, वो भी तुम्हारा कंक्लूजन हो जाएगा। वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से तुम 2 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिनके दिमाग में घुसा नहीं है। ठीक है, अभी तक जिनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं घुस रही है, कोई डरने की बात नहीं है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर कॉल्ड वर्ल्ड अ रैट ट्रैप। जो पैडलर था वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप क्यों बुलाता था। क्वेश्चन मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें आंसर लिखना है। बहुत ऑब्वियस सा बात है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बताया था, हमें कैसे स्टार्ट करना है, द स्टोरी, उसके बाद स्टोरी का नाम। द स्टोरी द रैट ट्रैप इज अबाउट ह्यूमन नेचर, ग्रीड एंड रिडेम्पशन। यहाँ पे इज अबाउट की जगह पे स्पीक्स अबाउट भी लिख सकते हो, मैंने तुम्हें पीछे बता रखा है। ठीक है, इस तरह से तुम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करोगे, कोई टीचर तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, इस तरह से इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। इसके बाद बॉडी वाला पार्ट, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्वियसली तुम देख सकते हो 8 से 10 वर्ड्स खत्म हो गए। ठीक है, अब बॉडी वाला पार्ट लिखना है। बॉडी वाले पार्ट में तुम क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका डायरेक्टली आंसर कर देना। यहाँ पे कोई बकैती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई डिड पैडलर कॉल्ड वर्ल्ड अ रैट ट्रैप। जो पैडलर था वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप क्यों बुलाता था। अब डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, द पैडलर बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड लाइक अ रैट ट्रैप lures people with materialistic thing like riches, comfort, joy वगैरह वगैरह. Once trapped, they cannot escape, just like a cat caught in trap after taking the bait. ठीक है, यहाँ पे कैट नहीं है, सॉरी रैट है, मैंने कैट बोल दिया, इग्नोर करना। यहाँ पे जो पैडलर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, वो क्या बोल रहा है कि ये जो दुनिया है ना वो एक रैट ट्रैप है जिसमें हम जो ह्यूमंस है ना वो फंसते जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा ना इच्छा हमेशा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। हमें रिचेस, जॉयस, कंफर्ट ये सब इतना ज्यादा पसंद है और जो लग्जरियस चीजें वो सब इतना ज्यादा पसंद है कि हम लोग इस पर फंसते ही जा रहे हैं। और इन चीजों को पाने के लिए ना हम हर चीज करने के लिए रेडी हैं, हर गलत काम तक करने के लिए रेडी है। और इसलिए जो पैडलर है ना वो इस पूरे वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप की तरह मानता है। और वो ये मानता है कि जिस तरह एक जो चूहा होता है ना वो रैट ट्रैप के अंदर जाकर फंस जाता है, वैसे ही हम जो ह्यूमंस है ना वो भी वैसे ही हैं। वो भी इस वर्ल्ड के अंदर जाकर फंस चुके हैं, इन चीजों, इन एक्सपेक्टेशंस के अंदर जाकर फंस चुके हैं, रिचेस, जॉयस, कंफर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसने बॉडी में लिखा है। हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर में डायरेक्ट बॉडी में लिखा है। इसके बाद कंक्लूड करना है। कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो मोरल वैल्यू होगा उसे लिख सकते हैं, या तो ऊपर जो भी चीजें हमने लिखा है ना उसको इन शॉर्ट कंक्लूड करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हिज ओन एक्सपीरियंस विद द आयरन मास्टर काइंडनेस हेल्प चेंज हिज आउटलुक इन ऑन लाइफ। यहाँ पे गिवन है कि जब रैट ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के घर जाता है, उनसे मिलता है, उनकी बेटी से मिलता है, तो उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वगैरह चेंज होता है। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये जो 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग 5 मार्क के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना आसान होता है। इंट्रोडक्शन लिखा, बॉडी लिखा, हो गया, काम खत्म। देखो एक और चीज समझो, मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए इंट्रोडक्शन अलग लिखा है, बॉडी अलग लिखा है, कंक्लूजन अलग लिखा है। तुम लोग अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी ये गलती मत करना। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तीनों साथ में होगा। इंग्लिश के आंसर्स को पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, इंग्लिश के आंसर्स को हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसे डिवाइड करा है कि इंट्रोडक्शन अलग है, बॉडी अलग है, कंक्लूजन अलग है। जब तुम लोग एग्जामिनेशन में लिखोगे तब तुम लोग क्या करोगे, बता देता हूँ। देखो गलती नहीं करना है किसी भी तरह से, यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन सब, और ये लाइन ऊपर आ जाएगा, ये लाइन ऊपर आ जाएगा, ये सब चिपक जाएगा, ठीक है, साथ में हो जाएगा ये सब। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कि 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन है तो थोड़ा बकैती ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे 2 मार्कर के क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करा था हमने। द स्टोरी स्लैश पोएम, उसके बाद उस स्टोरी या फिर पोएम का नाम, रिटन बाय ऑथर, यहाँ पे तुम्हें ऑथर का नाम भी ऐड करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा चीजें ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑथर के नेम को याद रखा करो। इसके बाद ऑथर का नेम ऐड करने के बाद थीम, मोरल वैल्यू और सेंट्रल आइडिया में से तुम्हें जो भी चीज पता हो ना वो यहाँ पर लिख देना। बस एक बात का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उससे रिलेटेड ही थीम, सेंट्रल आइडिया या फिर मोरल को लिखना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अपोजिट चीजें लिखना मत स्टार्ट कर देना। कुछ भी लिख रहे हो, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और तुम लिख कुछ और रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना। इसके बाद तुम्हें बॉडी लिखना है। तुम बॉडी में क्या लिखते हो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होता है उसका तुम डायरेक्ट आंसर करते हो। यहाँ पे भी तुम्हें वही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक ही चीज तो नहीं पूछ रहा होगा, मल्टीपल चीजें पूछ रहा होगा या ज्यादा डेप्थ में पूछ रहा होगा, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन कर देना। भैया हमें कैसे मेंशन करना है, अपने वर्ड्स में मेंशन करना नहीं, तुम्हें अपने वर्ड्स में मेंशन नहीं करना है, चैप्टर के जो की लाइंस होते हैं ना उसे यहाँ पे मेंशन करना है। अब अगर तुमने बुक्स को नहीं पढ़ा है तो तुम्हें चैप्टर्स के की लाइन नहीं पता होंगे, तुम अपने वर्ड्स में ही मेंशन करने की कोशिश करोगे। इसका एक सॉल्यूशन है, तुम लोग एजुकेशनल भैया ऐप्स है ना, नोट्स को डाउनलोड कर लो। आई नो पेड है, छोड़ो मैं फ्री कर देता हूँ, ठीक है, 2-3 दिन के लिए सबके लिए फ्री कर दे रहा हूँ। तुम लोग एजुकेशनल भैया ऐप से जाके नोट्स को डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहां पे ना हर चैप्टर के की लाइंस वगैरह गिवन है, बस की लाइंस छोड़ो, कैरेक्टर स्केच, थीम, समरी सब कुछ गिवन है, कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। कोशिश करना उन नोट्स को याद कर लेना, याद भी नहीं करना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर नोट्स को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। 999 प्राइस था, तुम्हें पता है ना, पूरे साल 999 प्राइस था। तुम जिस भी बच्चे से पूछोगे पता होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि 999 रुपीज प्राइस था, बट बस 2 से 3 ही दिन बाकी है, इसलिए मैं इसका प्राइस 199 कर दिया हूं, ठीक है। जिन्हें भी परचेस करना है कर सकते हो, अगर परचेस नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम नोट्स को भी डाउनलोड कर लो, मैं सबके लिए फ्री कर दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये जो की लाइंस है ना, ये तुम तभी लिख पाओगे जब तुम्हें चैप्टर के की लाइंस पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वरना तुम अपने वर्ड्स में ही आंसर को लिखोगे जिससे टीचर थोड़ा बहुत नंबर काट सकता है। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो या 6-7 घंटे पहले देख रहे हो, तब तो यार ये डाउनलोड करके भी फायदा नहीं है, तब ज्यादा टेंशन मत लो, बस अच्छे से सही से लिख के आने की कोशिश करना, टीचर ज्यादा मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। टीचर वैसे भी चाहता है कि तुम्हें ज्यादा ज्यादा नंबर दे, टीचर कभी भी मार्क्स काटना नहीं चाहता है। तो बॉडी में ना क्वेश्चन के आंसर को लिखने के बाद, की लाइंस वगैरह लिखने के बाद तुम्हें कंक्लूजन में आना है। कंक्लूजन में तुम क्या करोगे, जो भी चीजें तुमने ऊपर लिखा हुआ होगा इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, उसको कंक्लूड करके शॉर्ट में यहाँ पर लिख देना। बात खत्म, बहुत सिंपल सा होता है। मैंने कुछ ज्यादा ही गंदा कर दिया, मैं साइड हट जा रहा हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन है, Why did the Tiger King decided to kill 100 tigers? जो टाइगर किंग थे उन्होंने 100 टाइगर्स को मारने का डिसीजन क्यों लिया। बहुत सिंपल है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें बताया था। द स्टोरी द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। देखो पूरा नाम तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो ऑब्वियसली अजीब अजीब नाम होते हैं पोएट्स और ऑथर्स के, तो यहाँ पे तुम बस उनका फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो। द स्टोरी द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे लिख सकते हो तुम स्पीक्स अबाउट, ठीक है, स्पीक्स अबाउट ह्यूमन एरोगेंस एंड अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है। ये स्टोरी किस बारे में बात करता है, ह्यूमन एरोगेंस एंड अब्यूज ऑफ पावर। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ किंग हु इन ऑब्सेशन टू डिफाई फेट embarks on a mission to kill 100 tigers। यानी कि ये कहानी किसके बारे में है, एक ऐसे राजा के बारे में है जो अपना फेथ को चेंज करना चाहते थे और इसलिए अपने फेथ को चैलेंज करते हैं और 100 टाइगर्स को मारने के मिशन में निकल जाते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर क्या किया गया, तुम्हारे स्टोरी का नाम लिखा गया, उनके ऑथर का नाम लिखा गया, उसके बाद वो किस बारे में बात करता है ये स्टोरी वो लिखा गया। इसके बाद तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। बॉडी वाले पार्ट में तुम्हें क्या मेंशन करना है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा उसके डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका आंसर कर दिया गया होगा। एट बर्थ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ ना तब एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट करा कि उनका डेथ किसके हाथों होगा, एक टाइगर के हाथों होगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, डिटरमाइन टू चैलेंज फेट। जो टाइगर किंग होते हैं वो फेथ को चैलेंज करना चाहते हैं।
ही ऑर्डर्ड द किलिंग ऑफ 100 टाइगर्स, उन्होंने डिसाइड करा कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे। ही क्लेवरली मैनिपुलेटेड हिज किंगडम, exempting taxes for those who helped and punished those who didn't। देखो, ये सारी कहानी तुम्हें पता ही होगी कि जो टाइगर किंग होते हैं वो लोगों को ये बोलते थे कि उनके किंगडम में उनके अलावा जो भी टाइगर्स को मारेगा उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, उसका जो भी जमीन वगैरह है वो सब हड़प लिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्हें आकर टाइगर के बारे में बताएगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह से जो टाइगर किंग होते हैं वो 100 टाइगर को मारने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से जैसे जैसे करके वो 100वां टाइगर तक मारने तक पहुंच भी जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने 100 टाइगर मार दिया है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने बस 99 टाइगर्स को ही मारा था। तुम डिटेल में और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, वो मैरिज वाला बात भी लिख सकते हो कि उन्होंने एक किंगडम में एक राजकुमारी से बस इसलिए शादी करा ताकि वो और टाइगर्स को मार सके। ठीक है, ये सारी बातें तुम बॉडी में लिख देना। इसके बाद तुम्हारा कंक्लूजन आता है द किंग्स एरोगेंस लीड टू हिज आयरॉनिक एंड। जो किंग का एरोगेंस था ना कि वो 100 टाइगर्स को मार देंगे, वो फेथ को चेंज कर देंगे, उसके कारण क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है लास्ट में। एक रियल टाइगर से तो नहीं होता है बट एक वुडन टाइगर से हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तुम कंक्लूड कर सकते हो ऊपर जो भी चीजें तुमने लिखा है, या फिर जैसे भी तुम अपने आंसर्स को कंक्लूड करना चाहते हो तुम वैसे कंक्लूड कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 5 मार्क का क्वेश्चंस को तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके आंसर्स को तुम्हें कैसे लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आता है तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पहले ना ये समझो कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आता है पैरेलल टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, पैरेलल टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, दो चैप्टर को कंपेयर किया जाता है। सबसे पहला क्या आता है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस। पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें क्या किया जाता है, दो चैप्टर के, ठीक है, दो चैप्टर के या तो कैरेक्टर को कंपेयर कर देगा। ठीक है, दो चैप्टर के कैरेक्टर्स को उठाएगा, अलग अलग चैप्टर के कैरेक्टर्स को उठाएगा, उसके बाद कंपेयर कर देगा। या तो दो चैप्टर के थीम को कंपेयर कर देगा। ठीक है, दो चैप्टर के थीम को कंपेयर कर देगा, या तो दो चैप्टर के मोरल वैल्यूज को कंपेयर कर देगा। ठीक है, मोरल वैल्यूज को कंपेयर कर देगा। ठीक है, तो ये किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये होता है तुम्हारा पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसी पेज में है, मैं तुम्हें आगे बताता हूं। इसके अलावा कौन कौन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा आता है तुम्हारा सेकंड टाइप क्रिएटिव राइटिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डायरी एंट्री आ जाएगा। ठीक है, डायरी एंट्री, कोई भी चैप्टर का तुम्हें एक कैरेक्टर बना देगा। ठीक है, तुम्हें बोल देगा कि तुम रैट रैप सेलर हो और बोल देगा कि तुम अपने प्रोस्पेक्टिव से एक डायरी लिखो। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, 10th में तो यूजुअली आते हैं, 12th में यूजुअली नहीं आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, कोई गारंटी नहीं, हो सकता है इस साल आ जाए। फिर तीसरा टाइप होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन। हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा बुरा है, नो। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहला होता है पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें दो चैप्टर के कैरेक्टर्स, थीम या फिर मोरल वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। दूसरा टाइप आता है क्रिएटिव राइटिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें मेनली डायरी एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर तीसरा आता है तुम्हारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला क्वेश्चन, यानी कि बोल देगा कि मान लो तुम डॉक्टर सदाव के जगह पे होते, एनिमी वाला चैप्टर याद है ना, तो पूछ लेगा कि तुम अगर डॉक्टर सदाव की जगह पे होते तो तुम क्या करते, तुम अपने कंट्री को आगे रखते या फिर ह्यूमैनिटी को आगे रखते। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है जो कि तुम्हारे रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस के अंदर आता है। ये 3 टाइप ही होता है मेनली। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जो कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस होता है, या जो मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता है। मतलब कि जो पैरेलल क्वेश्चंस होते हैं ना, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सबसे पहले देखते हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आई होप सो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। बहुत सिंपल है, सबसे पहला चीज तुम्हें करना है कॉमन ट्रेड्स फाइंड करना है। ठीक है, जब भी दो चैप्टर के कैरेक्टर्स, थीम, किसी भी चीज को कंपेयर करेगा तो तुम्हें दोनों चैप्टर के कॉमन ट्रेड्स को फाइंड करना है। ठीक है, कंपेयर बिहेवियर, स्ट्रगल, ग्रोथ ऑफ द बोथ कैरेक्टर्स। ठीक है, तुम्हें कंपेयर करना है कि दोनों चैप्टर में जो कैरेक्टर्स है उनका ग्रोथ में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, उनके बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज है। अगर कुछ डिससिमिलैरिटीज है तो उन्हें भी मेंशन कर देना। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, दो चैप्टर के कैरेक्टर्स को तभी कंपेयर करेगा ना जब दोनों के बीच में या तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हो या तो बहुत ज्यादा अपोजिट हो, बहुत ज्यादा रिपेलिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें वही फाइंड करना है, कॉमन ट्रेड्स फाइंड करना है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में या फिर दोनों चैप्टर के थीम्स के बीच में। उसके बाद जो तुमने ऊपर में कॉमन ट्रेड्स फाइंड किया है ना, उसी चीज के लिए, यानी कि अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एविडेंसेस भी तुम्हें देना होगा। एविडेंस कैसे दोगे, स्टोरी में जो जो चीज हुआ है उस बेसिस पर ही दोगे। यानी कि बहुत सिंपल है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए तुम्हें स्टोरी तो पता ही होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद तीसरा पॉइंट वही आता है, तुम्हें कंक्लूड करना है, कंक्लूजन लिखना है। बहुत सिंपल होता है, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल होता है।
तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिया जाए पहले तुम्हें उन दोनों कैरेक्टर्स या फिर उन दोनों चैप्टर के थीम को कंपेयर करना है, दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी फाइंड करना है, उसके बाद बस हो गया। उससे रिलेटेड तुम्हें एविडेंस देना है, उसके बाद तुम्हें कंक्लूजन देना है। इस तरह से तुम इजीली पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेकर भी देखते हैं, ठीक है। कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ डोगलस इन डीप वाटर एंड डेरी ऑन द इन द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, हाउ डू दे ओवरकम देयर फियर। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? डोगलस। तुम्हें याद होगा डीप वाटर में है, वो ऑलमोस्ट डूबने वाले थे, उनको बहुत ज्यादा डर हो गया था, पानी से डर लगने लगा था। फिर दूसरा कैरेक्टर कौन है? डेरी, जिसको सोशल एंजाइटी था, ठीक है। उसे बाहर लोगों के बीच में चलने में अजीब लगता था, उसको अकेला रहना पसंद था, वो बस उन्हीं जगहों पे जाता था जहां पर और भी लोग ना हो, ठीक है। सिमिलैरिटी, बोथ स्ट्रगल विद फियर, दोनों ही कैरेक्टर्स को किसी ना किसी तरह का डर तो था ही। डुगलस फियर ड्रॉइंग, डूब के मरने से डर लगता था, ड्राइंग से डर लगता था, वाइल डेरी फियर सोशल रिजेक्शन। वहीं पे जो डेरी था उसे ये लगता था कि सोशली जो लोग हैं ना वो उसे रिजेक्ट कर देंगे, वो बोलेंगे कि तुम्हें अपने टाइप के लोगों के साथ ही रहना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है तो तुम्हें आधा फेस जला वाले लोग के साथ ही रहना चाहिए, और इसलिए जो डेरी था वो बहुत ज्यादा डरता था, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? बस सिमिलैरिटी हमें फाइंड नहीं करना है, हमें डिफरेंस भी फाइंड करना है। मैं तुम्हें बताया था ना कि डिफरेंस भी फाइंड करना है। डोगलस ओवरकम फियर थ्रू ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। जो डोगलस होते हैं वो ट्रेनिंग करते हुए, यानी कि वो बहुत अच्छे से तैरना सीखते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो बहुत वक्त टाइम लगता है उनको, उसके बाद जाकर वो ये जो उनका फियर था ना डूबने का वो उससे दूर होते हैं। इसके अलावा जो डेरी था, डेरी गेन कॉन्फिडेंस थ्रू मिस्टर लैम विजडम। वहीं पर जो डेरी है ना वो मिस्टर लैम की वजह से अपने फियर से ओवरकम कर पाता है। जो मिस्टर लैम होते हैं वो डेरी को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली देते हैं। इसके बाद क्या तुम्हें कंक्लूजन देना है? कंक्लूजन में यहाँ पे क्या लिखा गया है? बोथ डिस्प्ले रेजिलियंस बट डोगलस कॉन्क्वर द फिजिकली कॉन्क्वर फियर फिजिकली बाय डेरी अचीव सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो डोगलस होता है उसका जो फियर था ना पानी से, वो फिजिकल प्रॉब्लम था, वो उसे सॉल्व कर सकता था और इसलिए वो उसे सॉल्व करता भी है। लेकिन वहीं पर जो डेरी था ना उसका प्रॉब्लम फिजिकल नहीं था। ऑब्वियसली बात, उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि उसका आधा फेस जला हुआ था और वो अपने फेस को ठीक नहीं कर सकता था। उसको बस मोटिवेशन चाहिए था, उसको बस कोई चाहिए था जो उसे समझाए कि तुम्हें ब्रेव होना पड़ेगा, तुम्हें सेल्फ एक्सेप्ट, तुम्हारे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि तुम्हें खुद को पहले एक्सेप्ट करना होगा। लोग तो तुम्हें बाद में एक्सेप्ट करेंगे ना, पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे तुम कैसे भी दिखते हो, अच्छे दिखते हो, बुरे दिखते हो, तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है, तुम्हारा एक टांग निकली, आई मीन एक पैर टूटा हुआ है, तो ये सारी चीजों को लेकर पहले तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। ये बेसिकली कंक्लूड किया गया है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस को, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डायरी एंट्री वाले क्वेश्चंस को हमेशा फर्स्ट पर्सन फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। कभी भी ही सी इट देयर वगैरह का यूज नहीं करना है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है। इसके अलावा एक्सप्रेस इमोशन एंड थॉट्स एज पर द गिवन सिनेरियो। जिस तरह से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए ना उसी तरह से डायरी एंट्री करना। पता चले तुम्हें क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है और तुम लिख कुछ और ही रहे हो, तो वैसा गलती मत करना। यूज पास्ट टेंस, जब भी तुम डायरी एंट्री लिखो तो हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम अभी डायरी में कुछ लिख रहे हो तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा, उसी चीज को तुम डायरी में लिख रहे हो, तो जो चीज हो चुका है वो तो पास्ट फॉर्म में ही रहेगा ना। तो हमेशा डायरी एंट्री को पास्ट फॉर्म में ही, पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। हाँ, तुम डायरी एंट्री के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का भी यूज कर सकते हो, लेकिन कहां पे करना है? वहीं पे करना है जहां पर तुम कोई होप या फिर रिफ्लेक्शन दर्शा रहे हो। मान लो तुम डायरी एंट्री के अंदर कुछ ऐसी चीज को लिख रहे हो जो कि फ्यूचर में होने वाला है या फिर जिसकी तुम उम्मीद रखते हो, तो उस केस में, उस लाइन में तुम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉलो अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। डायरी एंट्री के फॉर्मेट को हमेशा प्रॉपर्ली फॉलो करना। सबसे पहले तुम्हें डेट लिखना होता है, उसके बाद तुम्हें सैल्यूटेशन देना होता है, डियर डायरी, डरो मत, आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। इसके बाद तुम्हें बॉडी लिखना है, उसके बाद तुम्हें क्लोजिंग लाइन लिखना है। देखो ये सब मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट डायरी एंट्री का एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, यू आर द टाइगर किंग फ्रॉम द टाइगर किंग चैप्टर, राइट अ डायरी एंट्री बिफोर योर डेथ रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लाइफ, ठीक है। तुम कौन हो? तुम द टाइगर किंग हो, ठीक है। तो तुम्हें डायरी लिखना है। तुम डायरी कैसे लिखोगे? सबसे पहले तुम्हें डेट लिखना है, यहाँ पे जो भी डेट तुम्हें मन वो तुम डाल सकते हो। हमेशा डेट को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है, तुम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि तुम्हें ऐसे लिखना है, समझे? अरे यार, प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद डेट लिखने के बाद तुम्हें लिखना है डियर डायरी, एक कॉमा देना है और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें डायरी लिखना स्टार्ट करना है। तुम कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया, जैसे आई किल्ड 100 टाइगर्स टू एस्केप माय फेट वगैरह वगैरह। तुम्हें समझ में आ गया ना कि डायरी एंट्री कैसे लिखना है। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, आई होप सो तुम्हें क्लियर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लास्ट टाइप को।
ये टाइप क्या है, रियल लाइफ सिचुएशन। जब तुम्हें बोल दिया जाएगा मान लो अगर तुम ये कैरेक्टर होते तब तुम क्या करते, तो वो क्या हो गया, वो तुम्हारा रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो इन सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। रिलेट द चैप्टर मोरल्स रिलेशन टू रियल वर्ल्ड इशू। जो भी चैप्टर का मोरल या फिर जो भी चैप्टर का थीम होगा ना, उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट करके अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करना। जैसे वही रैट ट्रैप वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वहां पे रैट ट्रैप सेलर का जो प्रॉब्लम था ना, वो रियल वर्ल्ड से भी काफी ज्यादा रिलेट करता है। रियल वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ भी जो लोग हैं ना, वो लोग लग्जरी लाइफ जीने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और भले उनके पास पैसे कम हो लेकिन वो शो ऑफ करना नहीं छोड़ते हैं। और यही रीजन है कि रियल वर्ल्ड में भी जो लोग हैं ना, वो एक रैट ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हैं। और चलो रैट ट्रैप को निकालने वाला तो चैप्टर में कोई था, लेकिन रियल वर्ल्ड में उन्हें निकालने वाला कोई भी नहीं। तो ये सारी बातें ना तुम खुद से सोचकर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, चैप्टर का जो भी मोरल होगा, जो भी थीम होगा, उसको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड इशू से रिलेट करके अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट कर देना। पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर्स लिखोगे ना, कुछ भी तो लिखना चालू नहीं कर दोगे। इसके बाद क्या है, यूज लॉजिकल रीजनिंग टू जस्टिफाई योर आंसर। जो भी चीजें तुम आंसर में लिखोगे ना, उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना, प्रॉपरली रीजन करना, और जो भी चीज तुम लिख रहे हो ना, वो लॉजिकली और मोरली करेक्ट होना चाहिए। अब मान लो तुम लड़के हो तो ऐसा तो नहीं लिखोगे ना कि दहेज लेना बिल्कुल सही बात है, ससुर जी के पैसों से हमारा लाइफ सेटल हो जाता है, हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, ये सारी गलत चीजें हैं। तो कभी भी आंसर में तुम मोरली गलत चीजें नहीं लिख सकते हो। जब भी तुम आंसर करते हो, तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए ना, वो मोरली और लॉजिकली सही होना चाहिए। बस यही कहना चाहता था। कीप इट स्ट्रक्चर्ड। देखो स्ट्रक्चर्ड में लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन देना है, फिर कंक्लूजन देना है। वही वाला फॉर्मेट जो मैंने तुम्हें 5 मार्क के क्वेश्चन का फॉर्मेट बताया था। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इमेजिन यू सी अ इंजर्ड स्ट्रेंजर हु नीड्स हेल्प, बट हेल्पिंग देम might put you in trouble. How does Dr. Sadao's situation the enemy relate to this? ठीक है, मान लो तुम डॉक्टर सदाओ हो और तुम्हें ऐसे ही एक इंजर्ड आदमी दिखता है, तो तुम क्या उसकी हेल्प करोगे? और इस चीज को डॉक्टर सदाओ वाले चैप्टर से, यानी कि द एनिमी वाले चैप्टर से रिलेट करके लिखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तुम लोग देख सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर्ली देख लो कि रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखकर आना है। अब आई होप सो तुम्हें इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर कोई भी एसी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, एंड इसलिए तुम लोग मेरे स्वेटिंग वगैरह को इग्नोर करना। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि तुम लोग अपने आंसर्स को प्रॉपर्ली लिखकर आ सको, तुम लोग अपने एग्जाम्स में कोई भी गलती ना करो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेरे सेकंड चैनल में फॉलो करना मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अब 12 के बाद हम लोग क्या ही मिलने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब तुम्हें इंग्लिश थोड़ी पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।